हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का वीरू सर जीएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और पुनः हम आपके सामने एक बेहतरीन कंटेंट के साथ, बेहतरीन तरीके के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। तो सभी बच्चे जितने लोग चैनल पर नए हैं वो टेलीग्राम पर भी जुड़ जाएं, क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको वहीं मिलती रहेगी। और पोल हमने कराया था टेलीग्राम पर, तो सभी बच्चों का, अधिकतर लोगों का मानना ये था कि सर पहले आप ज्योग्राफी स्टार्ट करो एकदम बेसिक से, एकदम शून्य से। जो बच्चा बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता उसके लिए भी एक क्लास एकदम रामबाण है। शून्य से शिखर तक हमने लिखा भी है यहाँ पर, क्या है, शून्य से शिखर तक, मतलब एकदम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। कोई चीज पढ़ने से मिस नहीं करेंगे, एक एक चीज को डिटेल में जानकारी लेनी है। तो हम लोग इसी कड़ी में आज पहली कक्षा लेके आ गए हैं आपकी भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल के साथ आपको इतिहास की भी कक्षा बहुत जल्द प्रारंभ की जाएगी। और अभी आज या कल में आपकी गणित की भी कक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी, एकदम शून्य से शिखर भी। गणित में भी कॉन्सेप्ट हमारा वही होगा, शून्य से शिखर। जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता, एकदम जीरो से शुरू करना चाहता है, जीएस बिल्कुल नहीं आती है, गणित बिल्कुल नहीं आती, तो हताश नहीं होना, केवल आपको हमारे साथ जुड़ना है। और एक महीने बाद आप खुद आकलन करना कि आप कहां पर हो, कितना सीख पाए हो चीजों को। तो आप सभी लोग जुड़ते रहे। अभी पिट का एग्जाम हुआ, पिट के एग्जाम में आपने देखा कि बहुत सारे प्रश्न आपकी इसी क्लास से आए हुए थे। लगातार हम लोगों ने मिलकर मेहनत की और अच्छा रहा। पेपर जीएस का बहुत अच्छा हुआ है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट भी है बच्चों का कि जीएस सर बहुत अच्छी आई, सबके मैसेज भी आए। तो बहुत बढ़िया लगा हमको सुन के। और इसी कड़ी में हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज एक नया प्रयोग होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जिन बच्चों को इतिहास पढ़ना वो अभी परेशान ना हो, इतिहास की कक्षाएं बहुत जल्द प्रारंभ कर दूंगा। ज्योग्राफी की स्टार्ट कर रहा हूं, कल से मैथ की भी स्टार्ट हो जाएगी हमारे द्वारा। और आपको बहुत आसान तरीके से हर चीज को समझाया जाएगा। तो आप चैनल पर बने रहिए और आनंद उठाते रहिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। यदि आपको मजा आ रहा, समझ में आ रहा, यदि हमारी मेहनत साकार हो रही है, तो आप चैनल को ग्रोथ करते रहिए, बढ़ाते रहिए। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, इससे हमारा मनोबल भी बढ़ता रहे। चलते हैं, आज इसी कड़ी में शुरू करते हैं भारत का भूगोल, है ना। सबसे पहले हमारा टारगेट है कि भारत का भूगोल पढ़ना है बच्चा। और आप देख रहे हो पोस्टर में बना हुआ है, भारत का परिचय एकदम शून्य से है और शून्य से शिखर तक जाना है, ठीक है ना। तो हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। अब हम भारत के जब परिचय की बात करते हैं बच्चा, जब हम भारत की परिचय की बात करते हैं तो आपको कुछ चीजें समझनी होगी। आज हमारा टॉपिक ही क्या है बच्चा, भारत का परिचय। अब मुद्दा सबसे पहले है कि हमको पढ़ना क्या है, भारत का परिचय। लेकिन आपको पहली चीज है, जैसे मान लो आप अंतरिक्ष से हो, अंतरिक्ष से आ रहे हो और आपको कहां जाना है, भारत। कोई व्यक्ति है अंतरिक्ष से आ रहा है, उसको जाना है भारत, और उसको भारत का रास्ता बच्चा पता ही नहीं, कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा भारत कहां पर है, हम कैसे भारत में पहुंचेंगे। तो कुछ बातें आपको बताते हैं। जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आ रहा है और उसको जाना है भारत, तो कैसे जाएगा, पूरा रास्ता हम बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो भारत जाना है यदि किसी को, तो सबसे पहले आप कहां अंतरिक्ष से आओगे, तो सबसे पहले आपको आना होगा कहां पर, पृथ्वी पर। कहां आओगे, पृथ्वी पर आओगे। सबसे पहले आपको कहां आना है, पृथ्वी पर। जब पृथ्वी पर आप आओगे तभी भारत जा पाओगे भैया। तो हमने कहा पृथ्वी पर आ गए, और ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का पुराना नाम था पैंजिया। पृथ्वी को पहले क्या बोलते थे भैया, पैंजिया। क्या बोलते थे, पैंजिया। क्या बोलते थे भैया, पैंजिया के नाम से जानते थे। पृथ्वी का कोई पूछ ले कि पुराना नाम क्या है, तो आप बता देना पैंजिया है। पृथ्वी का पुराना नाम क्या है, पैंजिया है। और दूसरा प्रश्न भी आप बता देना कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो बच्चा जो आपने पढ़ा सब गलत पढ़ा है। जो गोलाकार, अंडाकार, संतराकार, नींबूकार, ये जितनी बातें तुम बताओगे ये सब गलत है। कभी आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आप एक लाइन में जवाब देना कि सर पृथ्वी का आकार जियाड आकार का है। कैसा है, जियाड आकार का है। तो ये जैसे हमने कहा, ये मान लो संपूर्ण पृथ्वी। अभी इसमें क्या लिखा अभी ना पढ़ो आप, केवल जानो ये पृथ्वी, और इस पृथ्वी का पुराना नाम क्या है, पैंजिया। क्या नाम है, पैंजिया। अब इसका आकार कैसा है, जियाड के आकार का। कैसा है, जियाड के आकार का। अब आप समझना, मेरी बात को समझना, ये जैसे मैंने ग्लोब लिया, ये क्या है, संपूर्ण पृथ्वी। अब जियाड का मतलब क्या होता है, कभी आपसे कोई
कोई पूछ ले पृथ्वी का आकार कैसा है तो आप कह देना जियाड आकार का, और जियाड का हिंदी में मतलब होता है लच्छवाब। क्या होता है? लच्छवाब होता है। अब आप समझना, जैसे कोई गोल चीज है बच्चा, कोई गोल चीज है, एक ठूसा ऊपर से मार दो इसे और एक ठूसा नीचे से मार दो तो हल्का हल्का क्या होगा? वो पिचक जाएगा। हल्का हल्का क्या होगा? पिचक जाएगा। मतलब एक ठूसा ऊपर से, एक ऐसे नीचे से मार दो तो क्या हुई? हल्का सा चपट जा हो जाए। चपटे का मतलब आप समझ रहे हो ना? आप चपटे का मतलब समझ रहे हो ना? यहां से देखो हल्का सा धसा, यहां से क्या हल्का सा धसा और बाहर का निकला हुआ, यही आकार क्या कहलाता है? जियाड कहलाता। क्या कहलाता? जियाड कहलाता। मतलब एक ठूसा ऊपर से, एक नीचे से, लो मतलब ऐसे ऐसे, ये क्या है? जियाड होगा। मुंह हमारा कैसे होगा? जियाड होगा। अधिकतर लड़कियों का मुंह जियाड के आकार का होता है, लड़कों का तो नहीं होता है, लड़कों का गोल मटोल होता है, लड़कियों का जियाड के आकार का होता है। तो हमने कहा ये आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो ना, पृथ्वी का मुंह कैसा है? जियाड है। मतलब पृथ्वी का आकार कैसा है? जियाड आकार का। दो प्रश्न यहां से कंप्लीट हुए। एक तो प्रश्न ये कंप्लीट हुआ, पृथ्वी का पुराना नाम क्या है? पेंजिया है। और पृथ्वी का आकार कैसा है कोई पूछ लेगा तो आप बता देना आकार कैसा है? जियाड है। कैसा है बच्चा? जियाड आकार का। दो बातें आप एकदम कंठस्थ कर लो। जियाड का हिंदी में मतलब होता है लच्छवाब। क्या होता है? लच्छवाब होता है। तो पहली दो बातें तो एकदम क्लियर हो गई। पृथ्वी का पुराना नाम क्या है? पेंजिया। आकार क्या है? जियाड है। अब और बातें आपको बताते हैं बच्चा। हमने कहा ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर आए बच्चा तो इस पृथ्वी पर कुछ चीजें आपको समझनी होगी। इस पृथ्वी पर कुछ चीजें आपको समझनी होगी, क्या है क्या नहीं है। तो इस पृथ्वी पर हमने बताया बच्चा कि ये जो पृथ्वी आपको दिख रही है, इस पर बात किया जाए तो दो प्रकार की रेखाएं हैं। कितनी प्रकार की रेखाएं हैं? तो दो प्रकार की रेखाएं हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण पृथ्वी पर कितने प्रकार की रेखाएं हैं? तो दो प्रकार की रेखाएं हैं। एक रेखाएं हैं बच्चा जो हमेशा सोया करती हैं, इस तरह से लेटी हुई हैं, इस तरह से लेटी हुई है। एक रेखाएं क्या है बच्चा? लेटी है, इसे सो रही, हमेशा स्वावे करती हैं। तो एक रेखाएं जो हमेशा सोया करती है और एक रेखाएं हैं जो हमेशा जगा करती है। इस तरह से बच्चा, इस तरह से है। तो बच्चा जो हमेशा सोया करती है, जो लेटी हुई रेखाएं हैं, जो क्षैतिज है, उनको हम लोग बोलते हैं बच्चा अक्षांश रेखाएं। क्या बोलेंगे? अक्षांश रेखाएं। तो हमने कहा ये वाली जितनी रेखाएं आप देख रहे हो ये सभी क्या है? अक्षांश। ये सभी क्या है? अक्षांश रेखाएं। और जो 24 घंटा ड्यूटी करा करती, मतलब खड़ी है ना, कभी सोती नहीं है, वो क्या है? देशांतर। क्या है बच्चा? देशांतर। तो अब आप बताओ भाई, हमने आपसे कहा भैया, हमने आपसे कहा बताइए पृथ्वी पर कितनी प्रकार की रेखाएं है। तो आपने कहा सर पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक अक्षांश रेखाएं हैं, एक देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है भाई। तो हमने कहा बच्चा ये बता दो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो आपने कहा सर अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो क्षैतिज होती हैं, जो लेटी रहती हैं, जो को हमेशा स्वावा करती हैं, उनको ही अक्षांश रेखाएं हैं। फिर हमने कहा बेटा ये बताओ देशांतर क्या होती है। तो आपने कहा सर देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो हमेशा ड्यूटी करें, हमेशा खड़ी रहे, अर्थात ऊर्ध्वाधर होती हैं। क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होती है। उन्हें क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। तो पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक अक्षांश है और एक क्या है? देशांतर। एक क्या है? देशांतर। दो बातें एकदम कंप्लीट। बच्चा ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है, इन दोनों रेखाओं के बारे में बात किया जाए तो ये काल्पनिक है। क्या है? काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब समझते हो? आप सपने में जो चीजें देखते हो वो सब क्या होती है? कल्पनाएं होती हैं कि मेरे पास BMW होगी, है ना, वो कल्पना ही तो कर रहे हो। कहां BMW रखी है? सपने में देखो कि आज जौन है हम जौन है BMW में बैठ के घूम रहे हैं, तो सपना ही था बच्चा। तो जितनी हाँ कि सपने में आपने देखा कि आज हम आलिया भट्ट से मिले, आलिया भट्ट कहां है तुम्हारे सामने? वो कल्पना ही तो है। मतलब जिसको आप छू ना सको, केवल महसूस कर सको, वो क्या होती? काल्पनिक रेखाएं होती है। और हमने कहा ये अक्षांश और देशांतर, ये अक्षांश और देशांतर ये दोनों प्रकार की रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक है। कभी पूछा जाए अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसी हैं तो काल्पनिक है। इनको छू नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो, केवल महसूस कर सकते हो। तो हमने कहा पृथ्वी का पुराना नाम पेंजिया है, आकार जियाड आकार का है। पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक अक्षांश रेखा है और एक देशांतर रेखा है। और दोनों रेखाएं क्या है बच्चा? दोनों रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। दोनों क्या है? काल्पनिक रेखाएं। इतनी बात कंप्लीट हो गई। दोनों कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं। दूसरी बात और करते हैं, अब समझना। हमने कहा जो अक्षांश रेखाओं के बीच में ये खाली स्थान है, अक्षांश रेखाओं के बीच ये जो खाली स्थान आप देख रहे हो, ये जो सफेद से मैं कर रहा हूं, ये जो खाली स्थान आप देख रहे हो, जैसे हमने कहा ये अक्षांश रेखा, एक अक्षांश रेखा ये, और इसके बीच में आप ये वाला जो खाली स्थान देख रहे हो, ये वाला खाली स्थान, इसको कटिबंध बोलते। क्या बोलते?
कटिबंध बोलते। दो अक्षांश रेखाओं के बीच जो खाली स्थान होता है बच्चा, उसको बोला जाता है कटिबंध। क्या बोलते? कटिबंध। दो अक्षांश रेखाओं के बीच खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं। फिर हमने कहा अच्छा देशांतर रेखाओं के बीच जो खाली स्थान है, ये वाला, ये वाला, अब इधर देखो ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको गोरे बोलते। क्या बोलते? गोरे बोलते हैं। तो कोई पूछ ले गोरे का है तो आप बता दो, ऐसे ऐसे इशारा कर दो, ये क्या है? गोरे है। मतलब दो देशांतर रेखाओं के बीच जो खाली स्थान है उसको क्या बोलते? गोरे। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच जो खाली स्थान है उसको क्या बोलते? कटिबंध। क्या बोलते? कटिबंध बोलते। क्या बात को कंप्लीट कर पा रहे हो? कंप्लीट कर पा रहे हो? समझ में आ रहा है बच्चा? समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना और कमेंट करके अपनी राय बताना कि सर अच्छा लगा, आगे भी आप पढ़ाइए। समझ रहे हो ना? तो चलते हैं आगे, कुछ बातें और बताते हैं। तो आपने एक बात देख ली कि कटिबंध क्या है और गोरे क्या है। अक्षांश रेखाओं के बीच जो खाली स्थान है इसको कटिबंध कहेंगे और देशांतर के बीच जो खाली स्थान है इसको क्या बोलेंगे? गोरे। क्या बोलेंगे बच्चा? गोरे बोलेंगे। अब समझना, अब हम आपसे कह दें ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनकी संख्या टोटल कितनी है बच्चा, तो आप लिख लेना 181 है। कितनी है? 181 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है बच्चा? 181 है। अब आपका थोड़ा सा डाउट होगा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 179 भी होती है, कहीं पर हमने पढ़ा, और पढ़ा कहां? लूसेंट में पढ़ा है बच्चा। तो समझना 181 होगी कि 179 होगी, इसको समझो। जैसे हमने कहा, अब देखोगे तो पृथ्वी पर इस तरह से इस तरह से करते करते आप चले जाओगे, इस तरह से करते करते चले जाओ, करते करते चले जाओगे, लास्ट में ऐसे एक बिंदु बचेगा। क्या बचेगा? बिंदु बचेगा। ऐसे करते करते चले जाओगे, लास्ट में क्या बचेगा? एक बिंदु बचेगा। यहां पर क्या बचेगा? एक रेखा जो होगी वो बिंदु के समान हो जाती है। असल बात यही दो बिंदु, कई लोग कहते हैं ये क्या है बच्चा? बिंदु है, इसको रेखा काउंट नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा धीरे धीरे रेखाओं की लंबाई क्या होती? कम होती जाती, और अंतिम में जब ध्रुवों की ओर जाते तो क्या बन जाते? बिंदु बन जाते। इसीलिए कभी पेपर में आ जाए कि अक्षांशी बिंदु कितने होते हैं, तो अक्षांशी बिंदु 2 होते, यही और ये वाला। यदि ये अक्षांशी बिंदुओं को इसमें भैया जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। तो इसीलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या कभी भी पूछी जाए तो आप बता देना कि 181 होती है। बिंदु जरूर है बच्चा, लेकिन अब क्या हुआ? ये लाइन ही तो थे, धीरे धीरे क्या हुए? ऊपर जाते जाते क्या हो गए? कम हो गए, और ये किसमें बदल गए? बिंदु में बदल गए है, लेकिन रेखाएं। इसीलिए कभी पूछा जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। और 179 वाले जो लिखे वो कैसे लिखे? तो ये दो बिंदुओं को हटा दिए, इसलिए 179 हो गई। कोई कंफ्यूजन नहीं, पूरा डिटेल में जानकारी होगी, कोई डाउट नहीं। ठीक है, देखो हमने बता दिया अक्षांश रेखाओं के बारे में। अब देशांतर रेखाओं के बारे में बात किया जाए तो इनकी कितनी संख्या होती है? 360। कितनी होती है? 360 होती है। तो अब दो तीन बातें एकदम स्पष्ट हो गई। पृथ्वी का पुराना नाम पैंजिया है, आकार जियाड है। पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं हैं, एक आपके अक्षांश रेखा, एक देशांतर, दोनों काल्पनिक है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? कटिबंध बोलेंगे, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे बोलेंगे। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360 है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 है। यदि इसमें अक्षांशी बिंदु कितने हैं? तो 2 हैं, उनको हटा देंगे तो 179 हो जाएगी। कंप्लीट हुआ? कंप्लीट हो गया होगा, है ना? तो ये हो गया भैया थोड़ी सी परिचय। अब हमारा है धीरे धीरे भारत जाना है। अब भारत जाए खातिर पहले माहौल बनाओ पड़िए, ऐसे थोड़ी भारत पहुंची है। अब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से आ रहा है, उसको कहां जाना है? भारत जाना है, तो ऐसे थोड़ी चला जाएगा। अब समझना, और कुछ बातें बताते हैं। अब बात करें पृथ्वी के बारे में। देखो भाई, पृथ्वी के बारे में बात करें तो बच्चा ये क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी है। अब हमने कहा ये जो पृथ्वी है इस पर दो प्रकार की रेखाएं हैं, तो उसी में से एक रेखा को हमने ऐसे खींच दिया, एक रेखा को ऐसे खींच दिया पृथ्वी पर, ऐसे खींच दिया। और ये रेखा जब ऐसे बीचों बीच से, पहले ये गोल गोल रहा, इसे पूरा गोल गोल रहा, अब इसमें जब रेखा खींच दिए तो ऊपर वाला क्या हो गया? उत्तर। ऊपर वाला क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब आपसे कोई पूछ ले पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित किसने किया है? तो ये जो रेखा गई है, और इस रेखा के बारे में बात किया जाए तो इसका मान होता है 0। क्या होता है? 0 होता है। अब देखो बच्चा, ये खड़ी है कि लेटी है? तो ये लेटी हुई है ना, और लेटी सभी रेखाएं क्या होती है? अक्षांश रेखा होती है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 0 अक्षांश रेखा। क्या हो जाएगा? 0 अक्षांश रेखा। क्या होगा? 0 अक्षांश रेखा। और हमेशा याद रखना 0 अक्षांश रेखा को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? तो इसी रेखा
रेखा को हम लोग बोलते हैं विषुवत रेखा, और इसी रेखा को भूमध्य रेखा, और इसी को इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। तो इसके चार नाम है। ये पहला नाम जीरो अक्षांश रेखा, जीरो अक्षांश रेखा को और क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को और क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा, और सीबीएसई वाले क्या बोलिए? इक्वेटर। क्या बोलिए? इक्वेटर बोलेंगे। तो बोलो भाई क्लियर हुआ? तो कभी पेपर में आ जाए कि विषुवत रेखा का मान कितना होता है, तो 0 अंश होता है। विषुवत रेखा का मान कितना होता? 0 अंश होता। तो अब हमने कहा जो ये विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा का मान कितना होता है, तो 0 अक्षांश रेखा। क्या होगा? 0 अंश होता है, 0 अक्षांश रेखा बोलते। बोलो कंप्लीट हुआ? आगे कुछ बातें बताते समझो। ये तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिए। बच्चा और बात करें तो हमने कहा इस तरह से आप देख लिए कि दो बराबर भागों में बट गए, उत्तर और दक्षिण। कभी क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने वाली कौन सी है, तो आप बता देना उत्तर और दक्षिण में विभाजित करने वाली कौन है? विषुवत रेखा। अब आप फिर से देखो बच्चा, यहां से देखो, अब हमने कहा ये 0 है, ये वाली क्या है बच्चा? 0 है। अब आगे आप देखोगे तो हमने कहा ये एक लाइन यहां से ऐसे गुजार दिए, एक लाइन यहां से गुजार दिए, और एक लाइन यहां से गुजार दी। अब देखो जो ऊपर से गुजारे इसका मान होता है 23.5। क्या होता है? 23.5 उत्तर। अब उत्तर दिशा में होगा तो क्या लिखेंगे? 23.5 उत्तर। क्या लिखेंगे? 23.5 उत्तर लिख देंगे। 23.5 उत्तर। जब नीचे आए तो नीचे भी क्या लिखेंगे बच्चा? 23.5 ही होगा, और इसका मान क्या होगा? दक्षिण। क्या होगा? दक्षिण। अब हमने कहा 0 वाली क्या है? बीच में है। ऊपर वाली क्या है? 23.5 उत्तरीय अक्षांश है, और ये क्या है? 23.5 दक्षिणी अक्षांश। अच्छा 1 2 3 तीन रेखाएं आप देख रहे हो, तीनों में ये बताओ बच्चा, ये तीनों लेटी हैं कि खड़ी हैं? लेटी है ना। तो तीनों कैसी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं। तीनों की तीनों कैसी रेखाएं हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। बच्चा हमेशा याद रखना, यहां से हमेशा याद रखना, ये वाली जो है भैया, इस वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। तो पेपर में एक बार क्वेश्चन आया है, कई बार आया, यूपी टेट सभी एग्जामों में लगभग पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। कहा गया कि कर्क रेखा का मान कितना होता है, तो आप आंखें से देख के बताओ ना, हम मुंह नहीं आ रहे। इसी देखो क्या है, कर्क रेखा का मान कितना होगा? 23.5 अंश उत्तरीय अक्षांश होगा। फिर हमने कहा अच्छा बच्चा ये बताओ, ये जो नीचे है ये कौन सी रेखा है, तो आप कह देना ये मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। तो अब आपसे कोई कह दे कि कर्क रेखा का मान कितना है, तो 23.5 उत्तरीय अक्षांश है, और मकर रेखा का मान कितना है? 23.5 दक्षिणी अक्षांश। कितना है? 23.5 दक्षिणी अक्षांश है, और बीच में क्या है? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा का मान कितना होगा? 0 अंश होगा। कितना होगा? 0 अंश होगा। बोलो, अब हम इशारा कर रहे हैं, तुम बोलो, जहां पर वीडियो जैसे देख रहे हो बोलते जाना। सबसे ऊपर कर्क रेखा, फिर विषुवत रेखा, फिर कौन सी? मकर रेखा। कौन? मकर रेखा। अब आप बोलो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर बोलो, मुना नहीं हार, बोलो ये क्या है? कर्क रेखा, फिर विषुवत रेखा, फिर मकर रेखा। कंप्लीट हुआ? तो हमने कहा ये कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा। बोलो कंप्लीट हुआ? कंप्लीट हुआ? समझ पाए? तो हमने कहा ये कर्क मकर विषुवत का ये जाल है, ठीक है। और तीनों कैसी हैं बच्चा? तीनों की तीनों अक्षांश रेखाएं हैं। अब और थोड़ी सी बात बढ़ाते हैं, अब थोड़ी सी बात को और बढ़ाते हैं। देखते हैं यहां पर एक है हमारे सूर्य देवता। कौन है बच्चा? सूर्य देवता। ये कौन है? सूर्य है। कहते दुनिया में सबसे ज्यादा जालिम इंसान कोई है तो यही है भाई, सूर्य देवता है, ठीक है ना। अब देखो, हाँ, देवताओं के राजा कौन है? इंद्र है। और इंद्र बच्चा हमेशा जो है अप्सराओं के साथ नृत्य किया करता, बिना मौसम के बारिश करा रहा था। इतना चुट्टा है यार, इसको पता ही नहीं रहता कब बारिश कराना, कब धूप खोलना है। बहुत चुट्टा टाइप का आदमी है, और हमसे तो बिल्कुल नहीं पड़ती है इंद्र की। तो इंद्र ने भैया, इंद्र तो स्वयं नहीं आया, किसे भेजा है? सूर्य को। ये देवताओं में राजा है इंद्र, सब कोई किसके बस में है? इंद्र के बस में। और इंद्र ने किसको भेजा? सूर्य को। एक चीज जान लो, सूर्य के बारे में बात किया जाए तो सूर्य कहीं पर भी जाएगा तो उसके पास दो चीजें होती है, समझना। सूर्य के पास मात्र दो चीजें हैं, जहां पर जाएगा दो चीजें अपनी लेके चला जाए। जैसे हमको कहीं लेके जाओगे तो हमको भैया जैसे जी आसा जहां आप खड़े होकर बताओ ये पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, हाँ ये बताने लगे तो हम न्यूते बोले कहो कि सर हमारे यहाँ पार्टी में चले आना, हम पार्टी में आएंगे तो आप सबसे परिचय बताओगे, सबसे हम कहेंगे भाई पानीपत का दूसरा युद्ध, हाँ तो हम ऐसे करेंगे, सबसे अपना परिचय ऐसे बताएंगे, हाँ हल्दी घाटी का दूसरा युद्ध, पहला युद्ध, यही सब बोलेंगे हम। हाँ तो उसी तरह से सूर्य के पास मात्र दो चीजें हैं। क्या दो चीजें हैं? तो बच्चा हमेशा याद रखना, सूर्य के पास एक तो हौक के गर्मी है और हौक के क्या है? प्रकाश है।
प्रकाश का मतलब जान लो ना, उजाला। क्या? उजाला। सूर्य के पास दो चीजें, एक तो प्रकाश बहुत ज्यादा है और दूसरा क्या है बच्चा? टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब गर्मी ज्यादा है। तो हमने कहा सूर्य जहां जहां पर जाएगा हौं के गर्मी देगा। हौं के मतलब समझ रहे, बहुत ज्यादा। सूर्य क्या देगा? बहुत ज्यादा गर्मी देगा और बहुत ज्यादा उजेला देगा। फिर बल्ब की जरूरत नहीं, सूर्य जहां पहुंचेगा, मान लो उजेला उजेल है, ठीक है ना। तो हमने कहा सूर्य के पास दो चीजें हैं, जहां पर जाएगा तो हौं के गर्मी देगा और हौं के प्रकाश देगा, ठीक है। तो अब सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य के बारे में बात करें बच्चा, तो हमेशा याद रखना, ये जो सूर्य है, ये सूर्य हमेशा जो है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। सूर्य हमेशा कहां से कहां रहता है? तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। सूर्य हमेशा रहता कहां से कहां है? तो ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच होता है। अब समझना, सूर्य आगे भाई एकदम नहाए धोए तैयार होके आगे है। और वो दिन था 21 जून। कब का था बच्चा? 21 जून का था। कब का था? 21 जून के दिन। 21 जून का दिन था और सूर्य क्या हो गए बच्चा? तैयार होके आ गए। अब सूर्य की ड्यूटी है, सबसे पहले आपको कहां आना है? कर्क रेखा। कहां पर आना है? कर्क रेखा। सूर्य एकदम नहाया धोए एकदम तैयार होके कहां पर आ गए? कर्क रेखा पर आ गए। अब जब कर्क रेखा की बात करते तो आप देखोगे भारत, तो भारत कहीं यहीं पर है। ये भारत की स्थिति है। और भारत जहां पर तुम बैठ के पढ़ रहे हो उन्नाव जिले में, ये उन्नाव जिला यहां पर मान लो है, ठीक है ना, यहां पर है, कर्क रेखा के पास ही है। तो हमने कहा सूर्य हमारे यहाँ कब आ गए? 21 जून के दिन एकदम नहाए धोए तैयार होके आ गए हैं। सूर्य 21 जून को आ गए। कहां पर आ गए? कर्क रेखा पर आ गए। जब सूर्य हमारे यहाँ आ गए, हम यहाँ बैठ रहे हैं, सूर्य जैसे आए हमेशा क्या होगा, तो देखें हौं के उजाला नहीं आए। अब सूर्य आएगा तो क्या लाएगा? उजाला लाएगा ना, मतलब प्रकाश लाएगा ना। तो सूर्य कर्क रेखा पर कब आता है? 21 जून। और 21 जून के जब सूर्य आ जाएगा तो पता लगा 21 जून का क्या हो जाए? सवेरे 4 बजे है उजेल होगा, सूर्य आ गया, उजेला होगा। और वैसे ही पता लगा रात के 9 बजे सूर्य जा ही नहीं रहा। तो दिन क्या हो जाता है? बड़ा। दिन क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इसीलिए कभी पूछा जाए कि भैया दिन बड़ा कब होता है, ये दिन बड़ा कब होता है, तो आप बता देना बड़ा कब होगा बच्चा? तो दिन बड़ा कब होगा? 21 जून के दिन। हमारे यहाँ दिन बड़ा कब होता है? 21 जून। काहे बड़ा होता है? क्योंकि सूर्य वह दिन हमें खोपड़ी पर निहारा करती है, निहारा करते हैं उजेल ले, तो इसलिए दिन क्या होता है? बड़ा। तो दिन बड़ा कब होगा? 21 जून को। जब दिन बड़ा हो जाए तो रात क्या होगी? छोटी। तो रात छोटी कब होती है? 21 जून। दो प्रश्न क्लियर हुए। हमारे यहाँ दिन बड़ा कब होता है? 21 जून को होता है। और रात छोटी कब होती है? 21 जून के दिन होती है। पता लगा तुम सोए तुरंत क्या होगा? फिर उजाला होगा। तुम सोचो कि पता नहीं आज 2 ही घंटा सो पाएंगे, तो ये स्थिति हो जाती है। और दिन इतना बड़ा कि दिन कटता है नहीं ना। सोचो 21 जून के दिन क्या होगा? बड़ा होगा और रात क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी? अब 21 जून के दिन जब सूर्य आ जाएगा हमारे यहाँ, तो भैया दिन तो उजाला दे दी। अब दूसरा चीज का दे? गर्मी का दे? गर्मी, एकदम गर्मी हौ के खोपड़ी पर खड़ा है। अब हम मंजन के इतनी गर्मी लागी, इतनी गर्मी लागी कि कपड़ा उतार के फेंक दे, ऐसे घुमा कर दिन भर पानी नहा रहे, दिन भर 10-12 बार नहा रहे हैं दिन में। वो किस दिन होगा? 21 जून के दिन होगा। तो सबसे ज्यादा गर्मी कौने दिन हुई? 21 जून। जो दिन 21 जून आवे जान लेना बहुत ज्यादा गर्मी है, बर्फ में पड़े रहो आराम से, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा गर्मी किस दिन होगी? 21 जून को होगी। और सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को होगा। दो बातें कंप्लीट हो गई होंगी, दो बातें कंप्लीट है। अब 21 जून के दिन क्या होगा? बात को समझना। इतना बड़ा दिन हो जा, सुबह 4 बजे दिन होगा। अब आदमी काम धंधा करके 7 बजे फ्री होगा, फिर सोगा खाए पी के। उठा तो कह रहा कितना टाइम? 9 बजा, अभी तो दिन नहीं कट रहा, का हुई? तो आगे बाबा रामदेव को आगा, बाबा रामदेव आगे। और बाबा रामदेव कहें जब इतना बड़ा दिन है तो कैसे कटी? कहीं योगा करो। का करो? योगा। का करो बच्चा? योगा। क्या करो? योगा करो। तो कहा जाएगा योगा दिवस कब मनाया जाएगा? 21 जून को। काहे? इतना बड़ा दिन हो कैसे कटी? योगा करके। कैसे? योगा करके। तो योगा दिवस कब मनाते हैं? 21 जून। बड़ा दिन कब होगा? 21 जून। छोटी रात कब होगी? 21 जून। हव के गर्मी कौने दिन होई? 21 जून। हमारे खोपड़ी पर सूर्य कौने दिन नहीं? 21 जून। करिया हो जा कौने दिन? 21 जून। 21 जून को कोई भी लड़की ब्यूटी पार्लर नहीं जाएगी, क्योंकि इस दिन सूर्य खोपड़ी पर नहाता है। और ब्यूटी पार्लर में चाहे जितना पाउडर लगा ले जाए, गोरे नहीं हो सकते, क्योंकि सूर्य फिर क्या करेगा? करिया कर देगा। मारे पसीना का कर दे, फिर करिया कर देगा। तो सूर्य कौने दिन हमका करिया कर सकता है? 21 जून के दिन। समझ रहे हो ना? इसीलिए 21 जून को कोई भी लड़की ब्यूटी पार्लर नहीं जाएगी। विशेष सूचना है, ये जान लो। अब समझना, 21 जून का मामला समझ में आ गया। अब सूर्य जो है बच्चा 3-3 महीने चक्कर लगाता। कितने कितने महीने? 3 महीना। 3 महीने से फिर इधर चलेगा। 21 जून के बाद धीरे धीरे फिर नीचे आएगा। तो जून के बाद क्या आएगा? जुलाई,
अगस्त, सितंबर। अब सितंबर जब आएगा, मतलब सितंबर जब आएगा तो 23 सितंबर कौने दिन बच्चा? 23 सितंबर कौने दिन? 23 सितंबर के दिन सूर्य कहां पर आ जाएगा? विषुवत रेखा। कहां पर आ जाएगा? विषुवत रेखा पर आ जाएगा। अब बात को समझना, जब विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को आ जाएगा तो सुनना, सितंबर वाली घटना भी बाद में बताते। सितंबर के बाद फिर आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 22 दिसंबर के दिन फिर कहां आ जाएगा? 22 दिसंबर के दिन कहां आ जाएगा बच्चा? 22 दिसंबर के दिन आ जाएगा मकर रेखा। कहां पर आ जाएगा? मकर रेखा। अब समझना, 22 दिसंबर को मकर रेखा आ गया। अब देखो 22 दिसंबर के बाद क्या आएगा? दिसंबर के बाद आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब फिर 21 मार्च के दिन कहां पहुंच गया? 21 मार्च के दिन फिर से कहां पहुंच जाता है बच्चा? तो फिर कहां पहुंच जाता है 21 मार्च के दिन? तो आप देखोगे कहां पहुंच गया? विषुवत रेखा। अच्छा एक चीज देख रहे हो, जब सूर्य यहां से चला, जब सूर्य यहां से चला और कहां पर आया? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा में का इतना नीक लागत है, विषुवत रेखा पास का बहुत नीक लागत है। एक मन करत है सूर्य का कि विषुवत रेखा पास रही। तो 21 जो पहले तो आता है 23 सितंबर को, जब 23 सितंबर को विषुवत रेखा के पास आता है तो यहाँ रुका रहा, 2 दिन रुक जाता है, रुका है, जा ही नहीं रहा। इंदिरा कहन कस तुमका आगे नहीं बढ़ेगा, कहते जा रहे हैं। जब जाता है ना, आगे बढ़ता है, इस तरह से क्या होता है? सूर्य आगे आगे बढ़ रहा, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा, लेकिन निहार ऐसे टुकुर टुकुर निहार, ऐसे निहार, कई का निहार रहा? विषुवत रेखा। कई का निहार? विषुवत रेखा। इसको सबसे ज्यादा तीनों रेखाओं में सबसे अच्छा कोई लगता तो कौन लगता है? विषुवत रेखा। सूर्य को सबसे अच्छा कौन लगता है? विषुवत रेखा। फिर यहाँ 22 दिसंबर का फिर होकर चले जाते, कहां पर? कहां पर? विषुवत रेखा। इसीलिए सूर्य भैया विषुवत रेखा को ज्यादा समय देता है। और आप खुद देख रहे हो 2 बार गया है, कब? 23 सितंबर और 21 मार्च। तो सूर्य भैया कितनी बार विषुवत रेखा पर जाता? 2 बार जाता। और कौने कौने दिन? 23 सितंबर और 21 मार्च। मकर रेखा पर 22 दिसंबर और 21 जून को कहां रहता? कर्क रेखा। और हम लोग भी कर्क रेखा के आसपास है। अब समझना, सूर्य के बारे में बात करें तो यहां से बड़ा छोटा दिन देख लिए। अब सूर्य क्या है भैया? कहां पर है? तो सूर्य इस समय है भैया कहां पर? यहां पर है, मकर रेखा। अब आप देखो मकर रेखा से हम देखेंगे तो हमारा घर यहां है और सूर्य कहां पर है? यहां पर है। अब यहां से क्या सूर्य का उजाला ऊपर तक पहुंच पाए? इतना ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा। मतलब दिन के पता लगा 8 बज गए, सूर्य निकल ही नहीं रहा, सूर्य निकल ही नहीं। दिन के 11 बज जाते हैं, सूर्य निकलते नहीं, क्योंकि उस दिन सूर्य क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? ठंडियों में क्या होगा? सूर्य अब यहाँ पर रहेगा, इसलिए हमारे यहाँ उजाला कम पहुंचता। इसीलिए जब उजाला कम पहुंचत है तो दिन में लेट आए और पता लग शाम का काबा 4-5 बजे लागत है, सूर्य चला जाता। इस समय जब पढ़ रहा हूं धीरे धीरे यही हो रहा है, सूर्य धीरे से क्या होता? निकल लेता, जल्दी चला जाए। जब जल्दी चला जाता है तो क्या होता है बच्चा? तो दिन का हो जाए छोट का, दिन जना ही नहीं पर लोग कहिए कि ठंडी में दिन बहुत छोट हो, छोट नहीं होती है, क्योंकि सूर्य ऊपर कहां चले गए हैं? मकर रेखा, इसलिए दिन क्या हो जाता है? छोटा। अच्छा दिन जब छोटा हो जाएगा तो रात बड़ी हो जाएगी। तो ठंड, अब बात क्या जाए तो 22 दिसंबर के दिन, अब आपसे पूछेंगे कि भैया 22 दिसंबर के दिन क्या होगा, तो आप बता देना दिन क्या होगा? दिन क्या होगा बच्चा? छोटा। क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन रात क्या होगी बच्चा? बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी। तो सबसे बड़ा दिन हमारे यहाँ कब हुई? 21 जून। और सबसे छोटा दिन कब होगा? तो कब होगा? 22 दिसंबर। कब होगा? 22 दिसंबर। हाउ के गर्मी कौने दिन हुई बच्चा? तो 21 जून का हो। लेकिन सूर्य जब यहां पर रहेगा तो क्या गर्मी पहुंच पाएगी? जब सूर्य हिया हमारा घर हिया तो कहां गर्मी पहुंच जाए? तो मतलब हिया कहा, जब सूर्य जौने दिन 22 दिसंबर के दिन जब यहां रहेगा तो हमारे यहाँ क्या होगी? ठंडी। इसीलिए 22 दिसंबर के दिन एकदम कटकटौआ वाली ठंडी होती है, मतलब 10-12 सूटर और सूटर के ऊपर जैकेट पहन के घूमे पड़ते, इतनी ठंडी होती है। तो सबसे ज्यादा ठंडी हमें यहाँ कौने दिन हुई? 22 दिसंबर। और अभी 22 दिसंबर आ रहा, आप लोग देखना कितनी ज्यादा ठंडी होगी, समझ रहे हो ना? तो हमने कहा 22 दिसंबर के दिन क्या होगी? सबसे अधिक ठंडी होगी। और 21 जून के दिन क्या होगी? सबसे ज्यादा गर्मी होगी। समझ गए ना? तो भैया बड़ा दिन कब होगा? 21 जून। और छोटा दिन कब होगा? 22 दिसंबर। बड़ी रात कब होगी? तो बड़ी रात कब होगी? 22 दिसंबर। और छोटी रात कब होगी? 21 जून। अब ठीक है, बड़ा छोटा तो क्लियर हो गया सर। अब आप कहोगे कि सर हमको बताओ यहां वाला कुछ बताओ, तो हियक सुन लो मामला क्या है। अब 23 सितंबर और 21 मार्च का 2 दिन कहां पर है सूर्य? विषुवत रेखा। अच्छा जब विषुवत रेखा
जब विश्व, जैसे हम यहाँ, ये आप यहां पर बैठे हो, ये बोर्ड यहाँ बोला तो ज्यादा बोर्ड का सुना पड़ रहा, लेकिन यहाँ जब खड़े हो जाए तो तुमका और इनका दोनों लोगों का बराबर हुआ। मतलब सूर्य कहां पर है? बीच में। जब बीच में रहेगा तो हल्का उजाला ऊपर, हल्का नीचे, हल्की गर्मी ऊपर, हल्की ठंडी नीचे। तो इसीलिए कहा जाएगा दिन और रात बराबर कब होते हैं? दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन क्या होता है? दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन बात करें भैया 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन और क्या होता है? ठंडी गर्मी भी तो बराबर होगी। दिन और रात के साथ ठंडी और गर्मी भी बराबर, हल्की हल्की वाली है। टी शर्ट पहन जा रहे हैं ना, पसीना निकल रहा, जैसे इस समय मौसम देख रहे हो ना, हाँ, तो क्या होता है? बढ़िया रहता है, संतुलित मौसम रहता है। तो 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन दिन रात बराबर होते हैं और ठंडी गर्मी भी बराबर होती है। हॉक के गर्मी 21 जून, हॉक के ठंडी 22 दिसंबर, सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। बोलो कंप्लीट हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बड़ा छोटा दिन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इतनी बातें कंप्लीट हो जाती हैं। कल इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाएंगे और डिटेल में चीजों को अध्ययन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना बच्चा। और दूसरी बात, ये क्लास हर एग्जाम के लिए है। आप टेट का पेपर देना है, आपको सुपर टेट का पेपर देना है, आपको पुलिस का देना है, एसएससी का देना, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। एकदम शून्य से शिखर तक ले जाएंगे। हताश नहीं होना, बढ़िया एक एक नोट्स बनाते रहो, नोट करते रहो, मजा आ जाएगा। आप कमेंट करके बताना ये क्लास आपको कैसी लगी। धन्यवाद।